आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। और प्राचीन भारतीय इतिहास का आज ये पहला ही क्लास है। तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर आपके जितने भी टॉपिक आते हैं उन सबको हम लोग पूरे डिटेल में कहानी के माध्यम से और आपको सभी फैक्ट के साथ कवर करेंगे, ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे जो आपको भारत के इतिहास के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम शुरुआत से कवर करेंगे इसको, यानी आपको सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कब और कहाँ से कैसे होती है। फिर उसके बाद आपका इतिहास जानने का जो स्रोत है, क्योंकि इन्हीं स्रोत के अनुसार ही आपको इतिहास जानने को मौका मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का ये पहला जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा तीसरा वीडियो ऐसे करते करते पूरा हम लोग यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय का इतिहास है उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। और उसके बाद जो आपका अगला इसमें पढ़ने वाला है वो आपका है प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंदर आपको आते हैं पाषाण काल, जो आपको 3 भागों में बंट कर पढ़ना पड़ता है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर उसके बाद जब नवपाषाण समाप्ति होता है तो उसके बाद आपका धातु युग हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद ये प्रागैतिहासिक इतिहास समाप्त होगा। फिर उसके बाद आपका आएगा आदि ऐतिहासिक इतिहास, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो ये आपको आदि ऐतिहासिक में आता है। और फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आपके आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंदर आप लोग देख सकते हैं महाजनपद, उसके बाद मगध साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, संगम काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और दक्षिण भारत। तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर। और यहाँ पे इसके ऊपर जो टॉपिक आपको देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास की शुरुआत और आपके इतिहास जानने के स्रोत हम लोग आज कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भारत का इतिहास होता है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपको आदि ऐतिहासिक और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं इसको कि कैसे कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर आपका प्राचीन इतिहास के अंदर हम लोग ये सभी घटनाओं को कवर किया जाएगा। तो आज का जो आपका जो पहला टॉपिक था इतिहास की शुरुआत, तो चलिए हम लोग शुरू से कवर करते हैं इतिहास की शुरुआत कैसे और आपको कहाँ से हुई थी। अगर हम बात करें इतिहास की शुरुआत की, तो इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि आज से 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो ब्रह्मांड बना था इसमें कुछ अरब वर्षों के बाद इसमें विस्फोट होता है। और ये विस्फोट की जो जानकारी देती है वह देती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि यहाँ पे इसी जो है ब्रह्मांड में आपको विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद यहाँ पे बहुत दिनों के बाद 4.5 अरब वर्ष पहले इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था आपको आज से 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। फिर जब पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जलीय जीवों का सबसे पहले विकास होता है। और यह हमको जानकारी देता है डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का ही कहना था कि सबसे पहले जब पृथ्वी बनी थी तो उसमें लाखों करोड़ों के बाद इसमें आपको जलीय जीवों का विकास हुआ था। फिर जब जलीय जीवों का विकास होया उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आपको आज से 50+ यानी आपको 50 लाख से ज़्यादा वर्षों से भी पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। और ये जो आपको मानव की उत्पत्ति हुई थी वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। तो यहाँ पर रहा आपका विश्व का मैप, ये आपको जानते होंगे, ये आपका है अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। और ये जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो आपको आदि मानव जैसा था, यानी इस टाइप के आदमी उस समय होते थे जो आपके असभ्य थे, यानी उनको ना रहने का आपको तरीका मालूम था ना खान पान का। तो ये आपको असभ्य कहलाते थे, यानी इस टाइप के लोग उसमें जन्म लिए थे। फिर यहाँ से जो आपका ये मानव देखते हैं इसमें आने में आपको इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगा है। तो उसको हम लोग पूरे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जब इसका जो आदमी का उत्पत्ति हो गया आपको अफ्रीका महाद्वीप में, फिर यहाँ पे लोग रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद यहाँ से लोग यहीं से यानी अफ्रीका महाद्वीप से ही दूसरे महाद्वीप में इधर उधर चारों तरफ विश्व में विस्तार हुआ इनका। और यही आपको उस समय के जो लोग थे तो आपको असभ्य यानी आपको नर मानव थे, यानी आपको कपी जो होते हैं यानी बंदर के अनुसार थे। तो उसमें जब धीरे धीरे जब लोगों का विस्तार हुआ चारों तरफ विश्व में,
फिर यहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा रहने का आपको तरीका मालूम हुआ। लोग कुछ औजार बनाए पत्थरों के, सबसे पहले पत्थरों को अपने जीवन में लाए और आपको उससे बहुत सारा काम आसान किए। तो आपको पत्थरों का प्रयोग करने से ही उसको पाषाण काल कहा जाता है, जिसको आपको प्रागैतिहासिक काल या आपको पाषाण काल कहा जाता है। तो ये जो आपका युग शुरू होता है वो आपका 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपको 2500 यानी 2500 आपको ईसा पूर्व में जानकारी मिलती है हमको पाषाण काल की, जिसको हम लोग इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। आपको नवपाषाण, मध्यपाषाण और पूरा पाषाण, जिसको आगे हम लोग पूरे डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। तो ये जो आपका पाषाण काल है इसमें क्या हुआ, तो आपको आग का आविष्कार हो गया, उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ, लोग कृषि और पशुपालन की शुरुआत करने लगे। यहाँ पे देखिए 2 पैरों पर चलना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय आपको, जब ये आदि मानव थे तो आपको 4 पैरों पर शुरू किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको पाषाण काल से ये 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिए। इससे पहले वो लोग अस्थायी जीवन यानी एक जगह आपको वो लोग नहीं बसते थे, यहाँ पे अस्थायी निवास प्रारंभ कर चुके थे, क्योंकि आपको कृषि, जब आपको कृषि पशुपालन करने लगे तो यहाँ पे अस्थायी निवास होना आपको लाजमी है। तो ये सब शुरुआत हो गया, और ऐसे करते करते आपको जब लोग एक जगह बसने लगे तो आपको एक सभ्यता का यानी एक समाज का विकास हुआ। तो ये जो आपका सभ्यता का विकास हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल भारत में ही हुआ, आपको जहाँ जहाँ लोग अफ्रीका महादेश से दूसरे दूसरे जगह गए थे वहाँ पे आपको सभ्यता का विकास होता है। उसी में आपको भारत में 2 सभ्यता मिलती है, एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता। तो ये आपको भारत के एरिया में हुआ। बाकी दूसरे जगह जहाँ पे गए थे आपको अफ्रीका से, जैसे इराक में गए थे तो वहाँ पे मेसोपोटामिया का सभ्यता जन्म हुआ, फिर चीन में गए तो चीनी सभ्यता का जन्म हुआ, उसी प्रकार यूनान में गए तो यूनानी सभ्यता का जन्म हुआ, फिर इटली में गए तो रोमन सभ्यता का जन्म हुआ। तो यहाँ पे ये लोग जब धीरे धीरे आपको अस्थायी निवास करने लगे तो सभ्यता का विकास हुआ, और चारों तरफ यानी विश्व में सभी जगह आपको एक सभ्यता बनी, और भारत में बनी सिंधु घाटी सभ्यता और आपके वैदिक सभ्यता। तो जो भारत में विकास हुआ था आपके सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता और आपको वैदिक सभ्यता, ये जो दोनों सभ्यता है हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, जिसका काल आपको मालूम होगा 2500 BC से आपके 600 BC तक हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसमें आपको भारत में जो सभ्यता जन्म हुआ था, जो आपको सिंधु सभ्यता और आपको वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। और बाद में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको ऐतिहासिक काल, जो यानी आपके 600 BC से यानी आपको 600 ईसा पूर्व से फिर हम लोग 1947 तक पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपको आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन के बारे में, तो प्राचीन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, एक आपका कन्फ्यूजन हो रहा हो कि BC और AD में, तो यहाँ पे इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं मेन करके प्राचीन इतिहास को, तो उसमें ज़्यादा मिलता है आपको ईसा पूर्व और ईसवी। तो चलिए हम इतिहास की तिथि को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इतिहास की जो तिथि माना जाता है, एक आपका BC और एक आपका AD। तो यहाँ पे BC और AD की अगर हम बात करें तो वह माना जाता है ईसा मसीह का जन्म का। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी उससे पहले जो आपका तारीख हुआ करता था वो आपको BC यानी आपको माना जाता है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाला वर्ष था। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद आपको माना जाता है AD, यानी आपको एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, यानी जिस वर्ष जन्म हुआ था उस वर्ष से आपको हम लोग AD मानते हैं। तो यहाँ पे इनके याद रखिएगा, ये आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके आगे आपका AD हुआ, और इससे पिछले वाला जो समय था आपको BC हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको जब इनका जन्म हुआ उसके बाद जब आपको तिथि निर्धारित करनी थी, कैलेंडर निर्धारित करना था, तो उसमें एक संवत बनाया गया, जैसे आपको बहुत सारे शासकों के द्वारा बनाया गया। जैसे आपको 78 आपको ईस्वी बनाया गया, कौन, तो शक संवत, जिसको कनिष्क ने बनाया था, और यही आपको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया, जो आपको भारत सरकार की इसकी घोषणा की थी। बाकी इसके अलावा आपको गुप्त शासक में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी आपको बनाया था गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में, लेकिन यह आपको भारत का राष्ट्रीय आपका संवत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन है, तो आपका शक संवत है। लेकिन उसके बाद आपको 622 में भी हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बनाया गया था हिजरी संवत, इसको भी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए अगला जो अभी आपको मालूम होगा कुछ नवीनतम, इसमें अगर हम बात करें तो आपको हमेशा पढ़ते होंगे, जैसे अकबर ने चलाया था इलाही संवत आपको 1583 AD में, यानी 1583 ईस्वी में। लेकिन इस चारों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है शक संवत, जिसको कनिष्क ने चलाया था, क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसको कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इतिहास का तिथियां को देख लीजिएगा। अगर हम बात करें शक संवत का, तो यहाँ पे देख लीजिए, शक संवत को कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा शकों पर विजय के बाद यहाँ पे चलाया था, और शक संवत को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1947 को यहाँ पे आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है, और यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कौन सा, तो आपको शक संवत चलाया था कनिष्क ने। तो यहाँ पे उसी के अनुसार आपको कैलेंडर निर्धारित किया जाता है, तो याद रखिएगा। अब हम देखिए, अब बात करते हैं प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी स्रोत से हमको इतिहास के बारे में जानने का आपको मौका मिला। तो यहाँ पे इतिहास के जो स्रोत है
हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका साहित्यिक स्रोत, एक उसका आपका दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा आपका है विदेशी यात्रियों के द्वारा या उनके लिखे द्वारा साहित्यों का जो विवरण है उसमें जो जानकारी लिखी गई है उसी के अनुसार हम लोग पिछले जो आपका बीता हुआ जीवन है उसके बारे में हमको जानने का मौका मिलता है, वही आपका ऐतिहासिक स्रोत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपको साहित्यिक स्रोत का। साहित्यिक स्रोत आप चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो एक हम लोग देखेंगे धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। यहाँ पे देखिए धार्मिक साहित्य में देखेंगे वेद, जो आपके 4 वेद होते हैं उसके बारे में और पूरे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो जब ऋग्वैदिक काल आएगा तो उसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरा आपको वेद ही पढ़ना है, तो हम लोग उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल साहित्य के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि किस किस से हमको जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में। तो आपका वेद हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपवेद हो गया, आरण्यक हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, दर्शन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए स्मृति है और आपका बौद्ध और जैन साहित्य है। तो बौद्ध और जैन की अगर हम बात करें तो इसको भी हम लोग जब आपका धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। बाकी इसमें जो अभी पढ़ना है अभी पढ़ेंगे और बाकी जो अलग चैप्टर है उसको हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे आपका वेद हो गया या आपको अगर हम बात करें अगर आपका बौद्ध जैन हो गया उसको हम उस समय देखेंगे, लेकिन बाकी अगर हम इसी में देखेंगे इसी वीडियो में। अगर हम बात करें लौकिक साहित्य में तो यहाँ पे देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। कलहन का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया जो मुद्रा राक्षस उसके हमको जानकारी मिलती है। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था, बहुत फेमस बुक है। मालविका अग्निमित्रम लिखा गया था, रघुवंशम और आपको मेघदूत। तो ये सब आपको कालिदास के द्वारा जो लिखी गई आपका साहित्य उससे भी हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको हर्षचरित्र का जो आपका पुस्तक आया था आपको और कादम्बरी आया था जिसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब आपका लौकिक साहित्य है जो आपके स्रोत को यानी आपको ऐतिहासिक स्रोत है। आगे हम बात करेंगे अब इसके पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, स्मारक और मृदभांड हो गया। इस सब से भी आपको जो पाया गया है पिछले पुराने वर्षों में जो मिला है उससे भी हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद विदेशी यात्रियों के द्वारा देखिए अगर हम विवरण करें तो आपको यूनानी और रोमन जो लेखक आए थे जैसे आपको हेरोडेटस थे, निरियाकस थे, अरिस्टोबुल्स, मेगास्थनीज, डाइमेकस और आपके डायन्यूसियस थे। इन सब के बारे में हम लोग इसी वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद चीनी लेखक आए थे, आपको फैयान आए थे, हेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे, आपको सुंग यून आए थे। अरबी लेखक में अगर हम बात करें तो आपके अल सुलेमान, अल बेरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूदा। तो ये सब के बारे में हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम आप जानते हैं सबसे पहले आपके जो साहित्यिक स्रोत है उसमें जो हमको पढ़ना है इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेद को। देखिए वेद को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आपको ऋग्वैदिक काल में, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें वेद के बारे में तो वेद आपको मालूम होगा यह भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहाँ पे इसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके संकलनकर्ता कौन थे तो आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके संकलनकर्ता यानी इसकी रचना दूसरे किसी ने की है। वेदों की रचना की जब बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि वेद की जो रचना किए थे वो आपको ऋषि मुनि किए थे, और वह ऋषि मुनि किए थे जो यहाँ पे आपको भगवान के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपको वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है या ईश्वरों के द्वारा जो आपको ऋषि मुनियों को आत्मज्ञान दिया गया था तो वही आपको ऋषि मुनि किए। तो ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना आपको भगवान ने किया है यानी आपको ईश्वर के द्वारा किया गया है, और उसका जो संकलन किए है वो आपको वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा वेद जो होता है आपको 4 प्रकार का होता है, मालूम होगा आपको, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। यहाँ पे आपको वेद में आपको अगर हम बात करें तो इसमें चर्चा क्या है यानी वेद के बारे में वेद में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आर्यों का आगमन और उसके बसने की जानकारी पूरा हमको वेद से ही मिलता है, जो आपको अगर हम मानते हैं भारत में है तो यहाँ पे हम भारत में लाए गए हैं किसके द्वारा तो आर्यों के द्वारा। यानी भारत में जो सभ्यता आपको लाई गई थी वो आपको आर्यों के द्वारा ही लाई गई थी और वो हमको जानकारी मिलती है वेद से। तो इसकी चर्चा उसमें किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेदों की तो ये जो 4 वेद है, चारों वेद जब मिलता है तो इसको बोला जाता है संहिता। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन चारों वेदों में अगर हम अथर्ववेद को हटा दें तो इन तीनों को बोला जाता है आपका वेद त्रयी, या जिसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपके सामवेद आते हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। और आगे चलेंगे अब हम लोग आगे अगर हम बात करें इसमें, अब हम देखिए यहाँ पे वेद, उपवेद और इसके विशेषता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वेद है और वेद का ही उपवेद होता है, और फिर यहाँ पे जो इसके रचयिता थे यानी जिस वेद का यहाँ पे रचना की थी वो है, और ये आपको वेद जो है
किसका संबंधित कौन सा है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है उसको बोला जाता है आयुर्वेद, और यहाँ पे इसकी रचना की थी धन्वंतरि ने। और ऋग्वेद में किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद आपको चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा। दूसरा आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद का आपको उपवेद है धनुर्वेद, और इसका रचना किए थे विश्वामित्र, और यह जानकारी देता है युद्ध कला से संबंधित आपका है यजुर्वेद। यजु मतलब होता है आपको यज्ञ, युद्ध इसके बराबर होता है। आगे देखेंगे सामवेद, जिसका यहाँ पे उपवेद होता है गंधर्ववेद, और इसकी रचना किए थे भरत मुनि ने। यह आपका संबंधित है सामवेद कला और संगीत से। उसके बाद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसके रचयिता है विश्वकर्मा, और यह संबंधित है भवन निर्माण कला से। तो एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे मिलान करने के लिए देता है आपको उपवेद करके, या सीधे आपको रचयिता में, या आपको किससे संबंधित है। तो यहाँ से यह चार्ट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो प्रत्येक वेद, जितने भी वेद है, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही आपको ब्राह्मण ग्रंथ होती है। मान लीजिए आपका वेद है और इसका जो आपका गद्य रचना है वही आपका ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे यहाँ पे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो है वेद आपका जो गद्य रचना है वह आपका है ऐतरेय और कौशिकी, इसलिए इसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और यहाँ पे ऋग्वेद में जितने भी मंत्र होते हैं वो आपको पढ़ने वाले को बोला जाता है कौन सा, तो आपको होत्री। उसी प्रकार यजुर्वेद है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपित और तैत्तिरीय, और यहाँ पे इसके मंत्र को उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद आपको इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षंडविश है, और इसके जो उद्गाता है यानी इसके जो मंत्रों को गाने वाले उसको बोला जाता है उदाता। उसके बाद अथर्ववेद है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत, और इसके जो आपको उद्गाता है वो है आपको ब्रह्मा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये स्रोत है और इसी से हमको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग की अगर हम बात करें तो ये वेदांग क्या है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो यहाँ पे आपको 6 वेदांग कौन कौन है, तो आपको निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है और आपका छंद है। और आपका इसका किससे संबंध है ये भी आपसे पूछता है। तो निरुक्त में है आपका भाषा विज्ञान के बारे में चर्चा है, शिक्षा का आपको उच्चारण विधि से संबंधित है, कल्प जो है आपको कर्म कांड से संबंधित है, व्याकरण जो है शब्द का उत्पत्ति से संबंधित है, ज्योतिष जो है आपको भाग्य फल से संबंधित है। उसके बाद छंद की बात करें तो आपको चतुष्पदी श्लोक का चर्चा है इसमें। तो ये आपको 6 वेदांग भी याद रखना है, जिससे हमको जानकारी मिलती है। ये आपको सभी ऐतिहासिक स्रोत है। आगे देखेंगे हम लोग पुराण। पुराण की अगर हम बात करें तो इसके रचयिता है कौन, तो लोमहर्ष और उसके पुत्र थे उग्रसर्वा, यानी उग्रसर्वा और लोमहर्ष ने ही पुराण की रचना की थी। आपको टोटल पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण है, याद रखिएगा। और इसमें सबसे आपका जो पुराना है वो आपको है मत्स्य पुराण, और यहाँ पे इसमें मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा। अगर यहाँ से अगर एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, अगर जो भी मतलब 18 जो पुराण है इसमें 3 पुराण ऐसा है जिसका संबंध किसी वंश से रहा है, तो एग्जाम में यही पूछता है। तो यहाँ पर जैसे मत्स्य पुराण है, इसका संबंध है आंध्र सतवाहन वंश से, वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से, और विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। तो यहाँ पे इसका ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे MV², और आगम आप जानते होंगे, आगम जो है आपको जैन और बौद्ध का जो जब पढ़िएगा तो उसमें साहित्य है ये। तो यहाँ पे देखिए MV², एम से याद रखिएगा आप मत्स्य पुराण, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए भी से वायु पुराण, और फिर एक और V² जब डबल भी है तो विष्णु पुराण। अब बोलिएगा कि भी यहाँ पे हो जाएगा इधर उधर, तो यहाँ पे देखिए व के बाद य आता है, फिर आपको य के बाद ही स आता है। तो जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल होता है आपको ए के बाद बी, वही भी आपको देखिए यहाँ पे य के बाद ही आपको स आता है। तो उस प्रकार इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया MV², और यहाँ पे आगम, य से देखिए आंध्र सतवाहन, ग से आपका गुप्त वंश, और मौ से मौर्य वंश। तो ऐसे याद रख सकते हैं। या एक और ट्रिक आता है बागों में आम, उससे भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखने से होता है कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, जब आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो इससे आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे आगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा महाकाव्य जो है 2 है, एक आपका महाभारत और दूसरा आपका है रामायण। तो सबसे पहले महाभारत की रचना हुआ था, बाद में रामायण का हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग महाभारत देखेंगे। महाभारत की अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना की थी वेद व्यास ने। इसका जो रचना काल माना जाता है आपको 400 ईसा पूर्व, यानी आपको 400 BC माना जाता है। यह आपको रचना हुई थी महाभारत की, तो वो संस्कृत में हुई थी। इसमें 18 पर्व है, और ये जो 18 पर्व है इसमें सबसे बड़ा पर्व माना जाता है शांति पर्व, और इसी में आपका एक और है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व जो है आपका 7वां पर्व माना जाता है, और भीष्म पर्व में ही आपको गीता का चर्चा है। जो आपको गीता पढ़ते होंगे महाभारत में, वो जो गीता है आपको भीष्म पर्व का ही एक भाग है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे अगर महाभारत का अन्य नाम की बात करें तो महाभारत को
जय संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और महाभारत में चर्चा किसकी है, तो आपको कौरव और पांडव को जो युद्ध हुआ था, जिसमें आप कृष्ण जी गीता जो है बुक आपका गीता जो महाभारत में है, इसी सब की चर्चा आपको मिलती है महाभारत में। जब महाभारत पढ़िएगा तो अच्छे से इसमें पूरा श्लोक दिया गया है, आपको मालूम होगा। अब हम बात करेंगे महाभारत के कुछ अनुवादकर्ता को, क्योंकि यह संस्कृत में हुआ था तो यहाँ बाद में कुछ लोग नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पे देखिए अनुवाद में अगर हम बात करें तमिल में, तो तमिल भाषा में जब महाभारत का अनुवाद हुआ था तो इसको भारतम नाम से किया गया था, और ये किया था प्रेम रोनवार ने, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए फारसी में अनुवाद हुआ था वो आपको हुआ था रजमनामा नाम से हुआ था, और ये अकबर के समय किया था कौन, तो बदायूं ने ये आपको फारसी में किया था। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे रामायण का। रामायण की चर्चा महाभारत के बाद हुई थी। यहाँ पे इसकी रचना की थी कौन, तो महर्षि वाल्मीकि ने, और ये भी आपको 500 ईसा पूर्व माना जाता है इसकी रचना। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अनुवाद की, तो यहाँ पे देखिए रामायण का जो अनुवाद हुआ था तमिल भाषा में सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पे चोल शासक कुलोतुंग के द्वारा किया गया था। इसके शासन काल में ही किया गया था, और किया था कवि कंबन ने, याद रखिएगा। फारसी भाषा में अगर हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में किया गया था किसके द्वारा, तो ये भी आपको बदायूं के द्वारा ही किया गया था, जिसने महाभारत की रचना की थी। उसके बाद हम बात करें फारसी भाषा में इसका अनुवाद, तो शाहजहाँ के समय फारसी भाषा में भी एक बार और अनुवाद कराया गया था, और वो आपके थे कौन, तो इब्न करण के द्वारा कराया गया था। तो ये आपको 2 महाकाव्य के बारे में भी याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे उपनिषद। उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि एकांत में गुरु के समीप बैठकर विद्या प्राप्त करना, ये आपको कहलाता है उपनिषद। और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो टोटल उपनिषद 108 है। एक उपनिषद हमेशा पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। जो आपको भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे अब हम लोग लौकिक साहित्य, क्योंकि ये सब जो साहित्य है आपको धार्मिक साहित्य है। लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, और ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, तो आपको प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और यहाँ पे मौर्य काल के बारे में बृहद जानकारी मिलती है हमको अर्थशास्त्र। उसके बाद अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि के द्वारा रचना किया गया था, और ये आपको व्याकरण ग्रंथ का संस्कृत रचना है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसका आपको रचना किया था विशाखा दत्त के द्वारा, और ये भी आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, अगला आपका है महाभाष्य। महाभाष्य जो है आपको पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, और ये आपको महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर की बात करें तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, और ये भी आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। नीति सागर की बात करें तो इसकी रचना कामकंद ने की थी, और ये भी आपको रचना ये जो है आपका गुप्तकालीन राजतंत्र पे आधारित है। मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो ये कालिदास की है, और ये सुग वंश के बारे में जानकारी देता है। मृक्ष कटिकम की बात करें तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, और ये आपको गुप्तकालीन समाज का वर्णन इसमें किया गया है। हर्षचरित की बात करें तो इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, और आपको हर्ष के उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसकी रचना आपको चंद्रदाई के द्वारा किया गया है, और ये आपको पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों का वर्णन करती है। राजतरंगिणी की बात करें तो कलहन के द्वारा लिखा गया है, और यह कश्मीर के राजवंशों को क्रमबद्ध जानकारी इसमें प्राप्त होता है राजतरंगिणी में। तो ये आपको लौकिक साहित्य था जिसके बारे में आप देख लिए, और इससे हमको जानकारी मिलती है, उसके अनुसार पे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हम लोग अभिलेख पे। अब हम लोग साहित्य देख लिए, अब हम बात करेंगे अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में। तो यहाँ पे अभिलेख की अगर हम बात करें तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख क्या होता है, तो पुराने ज़माने में तो कलम कॉपी था नहीं, कंप्यूटर था नहीं, तो उसमें जो भी आपके पत्थर, मान लीजिए पत्थर है तो पत्थर पे ही कुछ कुछ लिख देते थे लोग, वही आपको अभिलेख कहलाता था। तो अभिलेखों में अगर हम बात करें तो अभिलेख में पूछता है कि लिपि, पूछता है कि उस समय लिपि कौन था, तो आपको हमेशा पूछता है प्राकृत लिपि क्या था, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और माइक लिपि। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक लिपि थी सबसे पहले इसी में शुरुआत हुआ था लिखने का, जैसे इसको आरंभिक अभिलेख भी कहा जाता है। जितने भी आरंभिक अभिलेख लिखा जाता था वो आपको प्राकृतिक लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि आपको बाएं से दाएं लिखा जाता है, यानी आपको ये हो गया बाएं और ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये आपको ब्राह्मणी लिपि कहलाता है। और आपको ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिलेगा किसका, तो आपको अशोक के ज़्यादा अभिलेख इसमें मिलेंगे, जबकि कुछ अभिषेक आपको इसमें दूसरे में लिखा गया है, जैसे खरोष्ठी में भी लिखा गया है आपको अशोक के, लेकिन कुछ नहीं, कुछ अभिलेख ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लिखा गया है किसमें, तो आपको ब्राह्मणी लिपि में। और आपको खरोष्ठी जो लिपि होती है दाएं से बाएं लिखा जाता है, आपको ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका हो गया खरोष्ठी लिपि, और इसमें अशोक के भी कुछ अभिलेख पाए गए हैं। उसके बाद आते हैं अरमाइक लिपि।
जो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें आपको अरमाइक लिपि में देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको अभिलेख था। अगर हम बात करें सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन था, तो सर्वाधिक आपको प्राचीन अभिलेख मिलता है मध्य एशिया के बोगाजगाई से प्राप्त हुआ है, जिसमें आपको इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है नामक वैदिक देवताओं की चर्चा हुई है इस अभिलेख से, जिसके बारे में हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन था जिसे पढ़ा गया, तो वह था आपको अशोक का अभिलेख जिसे पढ़ा गया, और ये आपको 300 ईसा पूर्व का अभिलेख था। और यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिप्स ने, जिसको 1837 में पढ़ा गया था। तो ये आपको सबसे पहला अभिलेख था भारत का जिसे पढ़ा गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ अभिलेख जिससे संबंधित उसके शासक थे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे है, तो आपको कलिंग जो राजा थे खारवेल उनके द्वारा ही इससे संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ जो आपका अभिलेख है समुद्रगुप्त से है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी आपको शासक में मिल रहे हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में तो उस समय यहाँ पे हम लोग इस अभिलेख के बारे में भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें एहोल अभिलेख का, तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय संबंधित इससे शासक संबंधित है। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख आपको प्रतिहार नरेश भोज का है। भितरी या अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे देवपारा अभिलेख जो आपको बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। तो ये थे आपको अभिलेख। अब इसी में आता है सिक्का। सिक्के की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें सिक्कों पर लेख और तिथियां लिखने का जो परंपरा शुरू हुआ था वो आपको यूनानी शासक ने किया था। यूनान के शासकों ने ही आपको सबसे पहले सिक्कों पर आपको कुछ अभिलेख लिखा था, तो याद रखिएगा। और उस समय आपको पहले चलता था आहत सिक्का जिसको आपको पंचमार्क भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आहत सिक्के क्या होती है, जिन सिक्कों या मुद्राओं पर लेख और तिथियां विद्यमान नहीं होती है उस पर केवल आकृतियां बनी होती है, उसको बोला जाता है आहत सिक्का, जो आपको पहले चलता था। इस समय का जो सिक्का है देखिएगा वहाँ पे आपको फोटो भी बना रहेगा, उस पर लिखा भी रहेगा। लेकिन उस समय जो आपको जो आहत सिक्के होती है उस पर आपको कुछ नहीं लिखा रहता है, आपको केवल आपको आकृति बनाई जाती है, तो आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अगर सिक्के के बारे में, तो सर्वाधिक सिक्का अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सिक्का जो मिला है आपको मौर्य शासकों के द्वारा मिला था। उसके बाद शुद्ध सोने का सिक्के जो बनवाया सबसे ज़्यादा आपको कुषाण शासक ने बनवाया था। सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का कौन बनवाया था, तो आपको गुप्त शासक बनवाया था, जिसको गुप्त काल को मानते होंगे, आप जानते होंगे कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोने का सिक्का बनवाया था गुप्त ने, याद रखिएगा। उसके बाद सीसा का सिक्का किसने बनवाया था, तो आपको सातवाहन वंश के द्वारा शीशे का सिक्का भी चलवाया गया था, जिसके बारे में हम लोग आगे जब ये वंश पढ़ेंगे, यानी जब मौर्य वंश पढ़ेंगे, कुषाण वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक बार हम स्रोत जान रहे हैं कि जिससे हमको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। आगे हम बात करें सिक्के के बारे में, तो राम और सीता के अंकित सिक्के मिले हैं आपको अकबर के समय में। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा का अंकित सिक्का भी मिला है अकबर के समय में। उसके बाद देखिए एक और सिक्का मिला है अकबर के समय में जिसपे बाज और तिथि अंकित किया गया था और उस स्वर्ण का सिक्का था। तो ये सब आपको अकबर के समय में ये सब सिक्का प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग मुगल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करेंगे हाथ में शराब लिए अंकित सिक्के कौन बनवाया था, तो आपको जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू देवी देवता के अंकित सिक्के आपको मिलता है टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था। आना अंकित सिक्के आपको शाहजहां के समय बना था। उसके बाद देखिए बीना बजाते हुए राजा का चित्र अंकित सिक्के किसने चलवाया था, तो आपको समुद्रगुप्त ने चलवाया था। मयूर आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाया था, तो आपको कुमारगुप्त ने अपने सिक्के पर मयूर का चित्र बनवाया था। उसके बाद देखिए कलिया और लक्ष्मी अंकित आपका सिक्के जो बनवाए थे वो मोहम्मद गोरी ने बनाया था। तो ये शासकों के द्वारा सिक्के भी उस समय चलाए जाते थे, किस प्रकार का, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे में अगर हम बात करें पुरातात्विक में, तो आपको मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद यहाँ पे स्मारक भवन से सिंधु सभ्यता का पता चला, क्योंकि यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे आपको बहुत सारे भवन और स्मारक पाए गए और उसी को सिंधु सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिंधु नदी था और उसी के किनारे मिला था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया था। जब सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको वहाँ पे अच्छे से जानकारी मिलेगी। अगर हम बात करें प्राचीन काल में प्राप्त चित्रकला के बारे में, तो चित्रकला से बीते हुए समय के जीवन के विषय में भी हमको जानकारी मिलती है। तो चित्रकला और आपको इसमें स्मारक भवन जो था उसके बारे में देख लिए। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, जो यहाँ पे विदेशी यात्री उस समय भारत में आए थे और यहाँ पे देखे, घूमे, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और वहाँ पे यहाँ के जीवन के बारे में अपने कृतियों में यानी रचना में लिखा, साहित्यों में। और हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूनानी लेखक के बारे में। यूनानी लेखक की अगर हम बात करें तो उसमें आपका पहला है हेरोडोटस।
हेरोडोटस मालूम होगा आपको, इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। और इनका जो पुस्तक था हिस्टोरिका लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा। उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाला देखिए लेखक जो था निरियाकस था, ओनियोक्रिटिक्स था और आपको अरिस्टोबुल था। ये सब आपको भारत आया था सिकंदर के साथ, और यहाँ पे सिकंदर ने जो भारत में यहाँ पे किया उसके बारे में चर्चा आपको मिलेगा। अगला आपका लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करें तो आपको यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था इंडिका, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। अगला आपका लेखक है डायमेकस। डायमेकस जो था आपको सीरियस जो नरेश था, आपको जो सीरिया के जो नरेश था एंटियोकस, वह एंटियोकस का राजू था जो आपको बिंदुसार के दरबार में आया था, तो बहुत फेमस है। डायमेकस आया था बिंदुसार के समय में, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग प्लिनी। प्लिनी की अगर हम बात करें तो प्लिनी का एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पे भारत और इटली के बीच में व्यापारिक संबंध की जानकारी हमको यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है और इसको लिखा है प्लिनी ने, यह को भी यूनानी लेखक था। आगे देखेंगे टॉलमी। टॉलमी भी यूनानी था और यहाँ पे इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था जियोग्राफी, जो आपको ऐसा माना जाता है कि 150 आपको एडी में लिखा गया था, यानी ईस्वी में। और यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय के भूगोल की जानकारी जो मिलती है हमको यहाँ पे जियोग्राफी पुस्तक से मिलती है। डायनिसियस की बात करें तो यूनानी का राजू था, ये आपको अशोक के दरबार में आया था। जब हम लोग अशोक के बारे में बिंदुसार के सामने पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से हम लोग पूरा इनके बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे अरबी लेखक। अरबी लेखक जो आपके फेमस थे आपका अलबेरूनी मालूम होगा और आपके इब्न बतूता। अलबेरूनी की अगर हम बात करें तो आपको 1024 से लेकर 1030 ईस्वी के बीच में आया था, जब यहाँ पे भारत में सोमनाथ पे आक्रमण का समय चल रहा था। और यह मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। कौन? तो अलबेरूनी आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था तहकीकाके हिंद और आपके किताबुल हिंद। ये दो पुस्तक किसके थे? तो आपको अलबेरूनी के थे। इब्न बतूता की बात करें तो 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और ये आपको इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था रेहला। तो ये आपको अरबी लेखक हो गया। अब हम बात करेंगे आगे चीनी लेखक के बारे में। चीनियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेखक था वो आपको था फहियान, चीनी यात्री। यहाँ पे यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यानी आपको 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी में आपको भारत आया था और यह आपको 15 वर्षों तक भारत में रहा। और रहने के बाद यहाँ पे एक रचना की थी फहियान ने, वह था भारत दशा का विवरण किया था। यह इसका रचना है, याद रखिएगा, फहियान का, और ये प्रथम चीनी यात्री था। आगे देखेंगे हम लोग हेनसांग के बारे में। हेनसांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के समय आया था, 629 से 643 ईस्वी में आया था। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। हर्षवर्धन को शल्यादित्य की उपाधि भी हेनसांग के द्वारा दिया गया था। तो हेनसांग को यात्रियों का सम्राट भी कहा जाता है। इसकी द्वारा एक रचना किया गया था सी यू की, याद रखिएगा, हेनसांग का यह रचना है सी यू की। उसके बाद हम बात करेंगे अगला चीनी यात्री है इत्सिंग। इत्सिंग की अगर हम बात करें तो इत्सिंग आया था भारत में और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का अपने यहाँ पे यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है, तो याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास स्रोत समाप्त हो गया। अगला जो आपका वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वीडियो में हम बात करें तो आपको भारतीय इतिहास की शुरुआत और इतिहास जानने के स्रोत, ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं और ये पहला वीडियो है। दूसरा जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रागैतिहासिक इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण ये पूरा रहेगा। और छोटा सा टॉपिक है धातु युग, ये आपका टॉपिक, ये दोनों जो आपका टॉपिक है ये आपका दोनों जो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो आपका दूसरा वीडियो होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।